हिंदी यूनिवर्स बाय विवेक के इस चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में जो 100 प्रश्न आते हैं उनमें 30 प्रश्न आपके जीएस के होते हैं, बाकी 70 प्रश्न जो होते हैं वो आपके सब्जेक्ट के। तो उन 30 प्रश्नों को खास करके जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारे सिलेक्शन में, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो एक प्रैक्टिस सेट मैं अपने द्वारा लेकर के आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह आपकी परीक्षा में मददगार साबित होगा। पहला प्रश्न है, 16 जुलाई 2022 को भारत के प्रधानमंत्री ने लगभग 14,850 करोड़ की लागत वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कहाँ से किया? तो इसका सही उत्तर देखा जाए तो पहला विकल्प है कैथेरी गांव जालौन, दूसरा है मऊरानीपुर झांसी, तीसरा है पट्टागवा इटावा और चौथा है विकल्प राजापुर बांदा। तो सही उत्तर होगा कैथोरी गांव यानी कैथेरी गांव जालौन। इसका सही उत्तर होगा कैथेरी गांव जालौन। दूसरा प्रश्न है, 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुआ है? तो इसका सही उत्तर हम अगर देखें तो विकल्प के रूप में हमारे पास जो 4 विकल्प हैं उनको पहले पढ़ लेते हैं, बर्किंघम, टोक्यो, बीजिंग या पेरिस। तो सही उत्तर जो है वो है बर्किंघम। बर्किंघम में ये कॉमनवेल्थ गेम्स 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 को आयोजित किया गया था। ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रश्न जो है वो है, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? इसमें ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन या फिर सामाजिक संसाधन। तो इसका सही उत्तर होगा 3 का ए, यानी कि प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के रूप में धारणीय विकास को पीढ़ीगत संवेदनशीलता के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है। चौथा प्रश्न है, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ यह पहल किसके द्वारा परिवर्तित की गई है? प्रश्न एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। मोमेंटम फॉर चेंज, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिए आप चाहें तो। यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ इम्पॉर्टेंट। ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। फिर से मैं प्रश्न पढ़ता हूँ। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ यह पहल किसके द्वारा परिवर्तित की गई है? तो पहला ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, दूसरा है यूनेप सचिवालय, तीसरा है UNFCCC सचिवालय और चौथा विकल्प है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो इसका सही उत्तर होगा 4 का सी, यानी कि UNFCCC सचिवालय के द्वारा यह पहल की गई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। अगला है कि भारत में मैंग्रोव यानी ज्वारीय वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। ऑप्शन है मालाबार तट, सुंदरबन, कच्छकारण या दंडकारण्य। तो इसका सही उत्तर होगा सुंदरबन। सुंदरबन जो है ये मुख्यतः मैंग्रोव या ज्वारीय वनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सुंदरबन। अगला है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो ऑप्शन है धौलावीरा, किली गुल मोहम्मद, कालीबंगा या मेहरगढ़। तो 6 का डी विकल्प सही है, यानी कि मेहरगढ़। मेहरगढ़ से प्राचीनतम जीवन के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये 6 प्रश्न हुए। 7वां प्रश्न हम देखेंगे। 7वां प्रश्न है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी, बाज, रुमाल या 2 तलवारें। तो 7वें का सही आंसर है कमल और रोटी, यानी कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक जो था वो कमल और रोटी रहा है। ठीक है। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा, जैसे विकल्प पढ़ लेते हैं फिर सही उत्तर पर हम चर्चा करेंगे। एक बार प्रश्न पुनः सुनिए। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं वन, धात्विक खनिज, कार्बनिक खनिज, आणविक खनिज। तो 8 का जो सही उत्तर है वो है डी, यानी कि आणविक खनिज। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, पहला विकल्प है प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, हम भारत के लोग शब्दों से। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा हम भारत के लोग शब्दों से। हम
प्रस्तावना जब पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते भी हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस तरह से करके आगे पूरा है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो सही उत्तर होगा 9 का, ये माफ़ी चाहूँगा एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गलती से ये 8 तो सही है, यहाँ पर 9 होगा, ये 9वां प्रश्न था। इसको मैंने डाउट में इसलिए डाल दिया था क्योंकि उत्तर जो है, जो इसकी सीरीज आई थी, तो इसका उत्तर उन्होंने दे रखा है ए विकल्प, जबकि ए सही नहीं है। इसका सही उत्तर जो होगा वो डी होगा। तो यानी कि हम भारत के लोग शब्दों से, ठीक है, ये याद रखिएगा। और एक चीज़ मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलत बता दिया है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आप यहाँ पर देखिए 8वां विकल्प जो है, ये 8वां प्रश्न पत्र जो प्रश्न है उस पर ध्यान दीजिएगा। फिर से इसको हम पढ़ते हैं कि पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं। पश्चिमी हिमालय संसाधन के प्रमुख संसाधन हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वन। यह मैंने आणविक खनिज बता दिया था, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। वो एक्चुअली मेरे दिमाग में चल रहा था 9वां, और 9वें का 8वां का मैं उत्तर कर दिया था, तो इसलिए ये याद रखिएगा, 8 का ए होगा, और यहाँ पर 9वां जो है इसका सही उत्तर होगा, ये 9 है, इसका सही उत्तर होगा डी, यानी हम भारत के लोग शब्दों से। ठीक है, 10वां प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? पहला ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, फिर उसके बाद है मंत्रिमंडल, राजनीतिक प्रमुख, मंत्रिपरिषद सहित। तो भारत अगर गणराज्य या गणतंत्र के रूप में बात किया जाएगा तो भारत के जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो हमारे प्रमुख हैं राष्ट्र के। भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 321 के अंतर्गत, 322 के अंतर्गत, अनुच्छेद 323 के अंतर्गत या अनुच्छेद 324 के अंतर्गत? तो 11 का सही उत्तर जो होगा अनुच्छेद 324, यानी कि डी विकल्प। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत जो है निर्वाचन आयोग जो है इसका प्रावधान करता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का ध्यान रखिएगा, निर्वाचन आयोग का जो है वो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत करता है। वैसे भी आप इसको जानते ही हैं कि अनुच्छेद 324 के तहत जो है संसद या राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचकों या निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने तथा इन निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो डी विकल्प होगा। 12वां प्रश्न है लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मैं यहाँ पर चाहे तो मैं इंपॉर्टेंट लिख भी दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है 12वां। इसको फिर से हम लोग पढ़ते हैं। लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब प्रारंभ की गई? तो पहला विकल्प है 15 अगस्त 2020, दूसरा है 12 सितंबर 2019, तीसरा है 26 जनवरी 2020 और चौथा है 25 अगस्त 2019। तो इसका सही उत्तर जो है वो है बी ऑप्शन, यानी कि 12 सितंबर 2019 को। तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना छोटे और सीमांत किसानों की वृद्धावस्था एवं सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजना है। इस योजना के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसकी शुरुआत 12 सितंबर 2019 को हुई थी मित्रों, और इसमें 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग में आने वाले 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि वाले सभी छोटे और सीमांत किसान इस योजना के पात्र माने गए हैं। तो इस तरह से जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ये ऑप्शन बी, यानी कि 12 सितंबर 2019। ठीक है, ये हो गया। 13वां प्रश्न है, 13वां प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मैं फिर से इंपॉर्टेंट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट लिख भी दे रहा हूँ, इसको आप लोग चाहें तो लिख भी लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? अब इसमें पूछ रहा है ऑप्शन के तौर पर महबूब उल हक, बी ऑप्शन जगदीश भागवती, सी ऑप्शन है जोसेफ स्टिग्लिज और डी ऑप्शन है अमर्त्य सेन के द्वारा। तो 13 का जो सही उत्तर होगा वो महबूब उल हक होगा, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला है प्रश्न संख्या 14 जो होगा वो है अभिज्ञात शोध प्रश्न। ये देखिए शोध से संबंधित प्रश्न है, शोध से संबंधित लगभग 2 से 3 प्रश्न या 4, कभी कभी 4 प्रश्न भी पूछ लेता है 30 प्रश्नों में। तो याद रखिएगा शोध से भी हमको पढ़ना है। यहाँ पर
शोध से संबंधित जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभिज्ञात शोध प्रश्न अथवा उद्देश्य से संबंधित प्राथमिक अध्ययनों का गुणात्मक रीति से सार संक्षेपण और व्याख्या करने को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है गुणात्मक पुनरीक्षा, यथार्थपरक पुनरीक्षा, वृत्तांत पुनरीक्षा या अधि पुनरीक्षा। तो 14 का जो सही विकल्प होगा वो आपका होगा वृत्तांत पुनरीक्षा, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, वृत्तांत पुनरीक्षा ये सही है। ठीक है। जब एक, अब 15वां प्रश्न देखते हैं। जब एक उत्तरदाता को स्वयं को मापे जाने की जानकारी होती है तो उसके व्यवहार पर इसके प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर देखेंगे हम लोग। पहला विकल्प है आत्मचेतना, दूसरा है प्रतिक्रियात्मकता, तीसरा है कृत्रिमता, चौथा है तादात्म्य प्रभाव। तो सही उत्तर जो है वो 15 का आपका होगा प्रतिक्रियात्मकता, यानी कि बी ऑप्शन सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है 16वां। निम्नलिखित में से किसके अनुसार 10+2+3 शिक्षा प्रणाली तैयार की गई है? तो मैकाले मिनट्स, हंटर आयोग, एलिफिंस्टन रिपोर्ट या वुड्स डिस्पैच। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा डी ऑप्शन, यानी कि वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच के माध्यम से ये 10+2+3 शिक्षा प्रणाली तैयार की गई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी ये प्रश्न चर्चा में है तो बन सकता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार 10+2+3 शिक्षा प्रणाली तैयार की गई है? तो वुड्स डिस्पैच के द्वारा। ठीक। अगला है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है? ऑप्शन है डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग, बी ऑप्शन है कार्ल बेंज, सी ऑप्शन है थॉमस अल्वा एडिसन और डी ऑप्शन है एडवर्ड टेलर। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ये होगा डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग, यानी कि ए ऑप्शन सही है आपका। ए ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। तो ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने। ठीक है। अगला है सीपीयू और I/O के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? ALU, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट या सेकेंडरी स्टोरेज। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी, यानी कि कंट्रोल यूनिट। अगला प्रश्न है कि माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक निम्नलिखित के उदाहरण हैं। ऑप्शन है पॉइंटिंग डिवाइसेस, पेन इनपुट डिवाइसेस, डेटा कलेक्शन डिवाइसेस, मल्टीमीडिया डिवाइसेस। तो इसका सही उत्तर होगा पॉइंटिंग डिवाइसेस। तो पॉइंटिंग डिवाइसेस यानी ऑप्शन ए। ठीक है। फिर है मशीन लैंग्वेज ... का प्रयोग करती है। ऑप्शन है न्यूमेरिक कोड, इंग्लिश लैंग्वेज कोड, जावा लैंग्वेज कोड या फिर CPU प्रोसेसिंग कोड। तो इसका सही उत्तर होगा CPU प्रोसेसिंग कोड, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो प्रोसेसिंग कोड होता है मशीन लैंग्वेज उसका प्रयोग करती है। अगला है यानी 21वां प्रश्न जो आपका है ये फॉर प्रॉफिट बिजनेस द्वारा निम्नलिखित में से किस डोमेन का प्रयोग होता है? .com, .edu, .mil, .net। तो इसका सही उत्तर होगा ये आपका .com, यानी कि ए ऑप्शन। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 22। अप्रैल 2022 में रायसीना डायलॉग, ये चूँकि प्रश्न के बारे में थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि जब ये प्रश्न बनकर तैयार हुआ, जब ये सीरीज जो मैं लेकर के आया हूँ ये 2022 में चूँकि ये आया था, तो इस वजह से उसी समय का करंट अफेयर्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जो भी रिलेवेंट होगा आप उसको आप ध्यान में रखिएगा। वैसे एक बार आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, मे बी क्योंकि कई बार ट्रेडिशनल टाइप के प्रश्नों में इन लोगों को या इन तरह के प्रश्नों को शामिल कर लिया जाता है। तो एक चीज़ यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं कि शोध के साथ साथ यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि कंप्यूटर से भी संबंधित प्रश्न और शिक्षा व्यवस्था से जो नई शिक्षा नीति आई है उससे संबंधित प्रश्नों को भी शामिल किया जा रहा है। अगला है कि अप्रैल 2022 में रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य / केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो आपके सामने विकल्प है पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प होगा नई दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया। तो रायसीना डायलॉग आप जानते भी हैं कहाँ पर स्थित है रायसीना, तो नई दिल्ली में। फिर है मार्च 2022 को भारतीय वायुसेना ने किस कंपनी के सहयोग से अपने विभिन्न वाहनों के बेड़े के लिए फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, दूसरा है ऑयल इंडिया लिमिटेड, तीसरा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा
ए यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL। ठीक। अगला है ग्लोबल मार्केट आउटलुक फॉर सोलर पावर 2022 से 26 की रिपोर्ट कहाँ जारी की गई? ऑप्शन है संघाई, सैन फ्रांसिस्को, म्यूनिख या फिर लंदन में। तो इसका सही उत्तर होगा म्यूनिख। ठीक है, म्यूनिख यानी कि जर्मनी में। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 उत्सर्जन में कमी, यूरेनियम उत्पादन में कमी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। तो इसका सही उत्तर होगा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, यानी कि डी ऑप्शन सही है। फिर से प्रश्न पढ़ दे रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से। प्रश्न संख्या 26 है, पेड़ पौधों एवं जंतुओं की सर्वाधिक विशेषता है? शीतोष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन की, सवाना की, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान की। तो इसका सही उत्तर होगा 26 का बी ऑप्शन, यानी कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी। ये देखिए हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न आ गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी 1905 में, 1906 में, 1907 में या फिर 1908 में? तो आप सब जानते हैं कि 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट जो है वो 1907 में हुई थी। तो इसका सही विकल्प जो होगा विकल्प संख्या सी होगा। ठीक है। फिर है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाने वाला ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल या शनि? तो हम सब इसको अच्छी तरह से जानते हैं कि बुध की जुड़वा बहन जो है वो शुक्र को कहा जाता है। तो 28 का सही ऑप्शन होगा शुक्र। ठीक है, जिसको इंग्लिश में वीनस कहते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में से किस संगठन में ERIC यानी एरिक एक इकाई है? तो ऑप्शन है NCTE, दूसरा है NCERT, तीसरा है विकल्प NIEEPA, NRF, चौथा विकल्प है NRF। तो इसका सही उत्तर होगा NCERT। ठीक है, NCERT। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? ऑप्शन आपके पास जो हैं उनको देख लेते हैं, मध्यमान, बहुलांक, मध्यांक या प्रमाणिक विचलन। तो इसका सही उत्तर होगा प्रमाणिक विचलन, यानी कि प्रमाणिक विचलन जो है ये सही उत्तर है, यानी कि 30 का डी सही उत्तर होगा, प्रमाणिक विचलन। ठीक है, इस तरह से ये 30 प्रश्नों की एक छोटी सी वीडियो आप सबके सामने रख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आएगी और आप सबके परीक्षा में ये कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसी वादे के साथ कि आगे फिर आप सबसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।